जय जिनेन्द्र बंधु। कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में अभिनंदन है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। बंधु, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसा विषय है जो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। जी हाँ, कहते हैं शादी के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग अच्छी हो। लेकिन उनका बेस ही सही नहीं बनेगा तो उनकी ट्यूनिंग कैसे होगी? उनकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। क्यों? आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम में अभिनंदन करना चाहूँगी डॉक्टर प्रदीप जैन जी का, डॉक्टर प्रिया जैन जी का, जो लगातार आपके साथ बने हुए हैं और आपकी ज़िंदगी की छोटी से छोटी पहलुओं को उजागर कर रहे हैं, ताकि आपकी जीवन में जो खुशियाँ आपसे चली गई हैं, दूर हो गई हैं, वो वापस आपके पास आ सके। तो चलिए, बिना देरी के कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका। हम दिशाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इतना ज़्यादा शायद हमने सोचा भी नहीं था। छोटी छोटी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आज बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कोई इंसान शादी कर रहा है, परिवार आगे लेकर जा रहा है, तो उसकी ज़िंदगी शुरुआत से शुरू होते, कहते हैं ना, नई ज़िंदगी मिल रही है उसकी, क्योंकि उसके साथ उसका हमसफ़र उसे मिला आगे की जर्नी उसके साथ तय करने के लिए। लेकिन हमसफ़र की जो शुरुआत है वही सही ना हो तो कैसे ये ज़िंदगी चलेगी? तो उसके लिए जानना चाहूँगी कि क्या कुछ कारण होता है कि वैवाहिक जीवन शुरू होते ही कलेश होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी प्रदीप जी। जी हाँ, भारतीय संस्कारों में 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख संस्कार जो माना गया है वो विवाह संस्कार माना गया है। जैसा कि सभी जानते हैं और सभी मानते भी हैं कि विवाह के पश्चात व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का एक नया जीवन प्रारंभ होता है। नई जिम्मेदारियां उन दोनों के ऊपर आती हैं। लेकिन जब कोई दंपत्ति वैवाहिक बंधन में बनते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो होती है एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण, आकर्षण। अगर ये ही नहीं है जीवन में तो क्या वैवाहिक जीवन सुखी और आनंद पूर्वक चल पाएगा? शायद आप सभी का जवाब होगा नहीं। धन, वैभव, परिवार, पैसा, संतति, संतान, कैरियर, ये सब बात की बातें होती हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन की जो शुरुआत होती है वो आपसी संबंधों के कारण होती है। अक्सर और खासकर इस मॉडर्न कल्चर में हमने देखा कि विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही, कुछ माह पश्चात ही हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। उन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, उन दोनों के बीच में कोई रतिक्रिया या फिजिकल रिलेशन नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर ब्लेम किया जाता है। कभी लड़की लड़के पर ब्लेम करती है, कभी लड़का लड़की पर ब्लेम करता है कि इस कारण से कि सामने वाला व्यक्ति अयोग्य है, वो वैवाहिक जीवन जीने के लिए समर्थ नहीं है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ कारण हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा रीजन जेन्युइन हो सकता है, लेकिन 95% केसों में ऐसा नहीं होता। उनका दोष होता है उनका शयन कक्ष, उनका रहने का और सोने का कमरा। क्योंकि नवयुगल दंपत्ति जो होता है वो सबसे ज़्यादा समय अगर एक्सपेंड करता है तो अपने शयन कक्ष में ही करता है। और शयन कक्ष नवयुगल दंपत्ति के लिए ही नहीं, सभी के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। लेकिन विवाह के 5 साल, 10 साल, 15 साल पश्चात जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं वो बदल जाती हैं। एक पति पत्नी एक दूसरे को समझ जाते हैं, उनके पास जिम्मेदारी का बोझ होता है, वो परिवार को चलाना चाहते हैं, वो अपने परिवार को जोड़ के रखना चाहते हैं। तो उनका बेडरूम कहीं भी तो नहीं कह सकते, लेकिन अन्य डायरेक्शन में हो जाता है, तो भी जीवन निर्वाह आसानी से हो जाता है। लेकिन जब एक नवयुगल का संबंध स्थापित होता है, वो पति पत्नी बनते हैं, तो समझ का भी अभाव होता है। एक दूसरे
को जान पहचान भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती और एक दूसरे के प्रति उस समय आकर्षण नहीं हो, फिजिकल रिलेशन उन दोनों के बीच में मेंटेन नहीं हो, रतिक्रिया के भाव नहीं हो, तो अक्सर विलय में लग जाता है कि मेरे पति किसी और को चाहते हैं या मेरी पत्नी किसी और को चाहती है, और नौबत ये आ जाती है, झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाते हैं। जो वैवाहिक जीवन, जो विवाह इसलिए किया गया कि आगे आने वाला कल हमारा सुख में होगा, आनंद में होगा, हम प्रेम पूर्वक गृहस्थी की गाड़ी को आगे लेकर जाएंगे, रिजल्ट क्या निकलता है? कलह, कलेश और डाइवोर्स। वो ये स्थिति पति पत्नी के लिए नहीं, खासकर उन दो परिवारों के लिए बहुत चिंताजनक और बहुत मुश्किल से भरा हुआ दौर होता है कि एक पिता जिसने अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छा योग्य लड़का देखकर, एक योग्य दंपत्ति देखकर उनका विवाह किया, और रिजल्ट परिणाम क्या आया कि कुछ दिनों के पश्चात ही, कुछ महीनों के पश्चात ही लड़की कहती है कि पापा मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो ये बहुत चिंतनीय और सोचनीय अवस्था बन चुकी है। और आजकल डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, तलाक के केस बढ़ रहे हैं, परिवारों में विघटन की स्थितियां पैदा हो रही हैं, परिवार में तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। ये बहुत निंदनीय और सोचनीय है। हमें आपसी समझ तो रखनी होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, लेकिन इस सब से पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा वास्तु। अगर गलत जोन में उस नवयुवल दंपति को सुलाया जाए तो ऐसी स्थितियां आराम से पैदा की जा सकती हैं, और डाइवोर्स की स्थिति के लिए कोई बहुत बड़ा श्रम या लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आदर्श स्थिति जो नव दंपति के लिए मानी जाती है वो है हमारे घर की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जी हाँ, उत्तर उत्तर पश्चिम। ये वो हिस्सा है हमारे घर का जो रोमांस देता है, जो अट्रैक्शन देता है, जो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है, जो हमें एक दूसरे को समझने की ताकत देता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा करता है, और हमारे गृहस्थी को, इस पति पत्नी के संबंध को जोड़ के रखता है। तो सबसे आदर्श स्थिति नवयुगल दंपत्ति के लिए है, तो आप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चुनिए। लेकिन गलती से आपने इस डायरेक्शन में उस युगल को, उस नव दंपत्ति को नहीं सुलाया हुआ, कहीं अन्य दिशाओं में उसका बेडरूम है, वो साउथ में हो सकता है, साउथ वेस्ट में हो सकता है, वो विसर्जन की जोन में हो सकता है, वो एंजाइटी की जोन में हो सकता है, वो आग्नेय कोण में हो सकता है। तो अगर तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, अगर विघटन की स्थिति आ रही है, डाइवोर्स तक की नौबत आ रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा किसी योग्य वास्तुशास्त्री से मिलकर आप उनका कमरा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें। आप देखेंगे कि जो स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी, वो एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, जो उनमें आपस में प्यार और आकर्षण खत्म हो चुका था, वो एक हफ्ते किसी भी युगल दंपत्ति को नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में सुलाकर देखें। निश्चित ही आपके आधे जीवन की समस्याएं तो सिर्फ इतना काम करने मात्र से ही ठीक हो जाएंगी। जी, प्रदीप जी ने बहुत सही यहाँ पर बातें की हैं कि रिलेशनशिप अचानक से परिवर्तन हो जाता है। अगर हम आजकल के दौर की बात करें, लव मैरिजेस की भी बात करें, सडनली सब कुछ खराब हो जाता है। बहुत टाइम से सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें, इश्यूज डेवलप होती हैं, कहाँ की बातें कहाँ जाती हैं और न जाने फिर रिलेशनशिप कहाँ चला जाता है। शायद ये रीज़न हो सकता है यहाँ पर, लेकिन क्या कंप्लीटली यही रीज़न है या इसके पीछे और कोई भी रीज़न है? आपसे जानना चाहूँगी प्रिया जी। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि वो जो दंपत्ति है वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में सो रहा है, और उसके साथ साथ उनकी अपनी आपसी समझ, उनका अपना विवेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो चीज़ें भी वहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो जो सबसे ज़्यादा आज डिवोर्स की केसेस देखने को आ रही हैं वो इसीलिए ही आ रहे हैं कि कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं है। यदि जो मेल है वो भी गुस्सा कर रहा है, वो भी परेशान कर रहा है, और जो फीमेल है वो भी उस टाइम गुस्सा हो रही है, परेशान हो रही है, तो कहीं भी रिजल्ट नहीं आएगा, वो सिर्फ डिवोर्स ही होगा। लेकिन यदि एक जना गुस्सा कर रहा है और दूसरा शांत हो जाए, तो अपने आप उस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। इसमें मैं और कुछ भी क्या ऐड करना चाहूँगी, सिर्फ अट्रैक्शन की जोन ही नहीं है ये,
अट्रैक्शन मीन्स क्या? आपकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आप अपना प्रभाव किसी को नहीं दे पा रहे हो, आपकी लैंग्वेज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो अटैचमेंट नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, तो भी आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट चेक करना चाहिए। अभी हम यहाँ बैठकर ही आप सबको बता रहे हैं कि आपको अट्रैक्शन कैसे अपनी लाइफ में लेके आना है। अभी हमारे साथ ही इस शो में 7-8 PSO पीछे खड़े हों और साथ में कोई और नहीं, डेजी जी की जगह मोदी जी यहाँ पर बैठे हुए हों, तो आपको क्या लगेगा कि जो डॉक्टर प्रदीप जी हैं और जो डॉक्टर प्रिया जी हैं वो कोई ना कोई ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है उनके पास, कि जो मोदी जी साथ में बैठे हुए हैं। तो क्या है अट्रैक्शन? सिर्फ यही नहीं कि एक हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन हो, कि आपकी बॉडी के अंदर भी एक अट्रैक्शन होता है, आप सामने वाले को उसी तरह से देखने लगते हैं। आपका अट्रैक्शन क्यों क्रिएट होगा हमारी तरफ? क्योंकि एक बड़ा आदमी बैठा है जो पूरे देश का चला रहा है, जो पूरे देश का राजा है, 7-8 PSO पीछे खड़े हैं, तो आपको अपने आप अट्रैक्शन क्रिएट होने लगता है। आप खुद ही कहीं भीड़ में जाते हैं, किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट आता है, उसके साथ क्या होते हैं, 7-8 PSO होंगे और उसका अपना एक बॉडी लैंग्वेज होगा, अपने आप क्राउड जो उसकी तरफ खींचने लगता है, उसको देखने के लिए भीड़ में घुसने लगता है। ऐसा क्यों? क्या वो आपके पास नहीं है, लेकिन आपने उसको अपनी लाइफ में से मिसिंग कर रखा है, उसको हैजी कर रखा है। तो हमें अपने देखना होगा कि यदि हमारी लाइफ में अट्रैक्शन नहीं है, हमारी तरफ कोई अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मेरे पास कौन सा एलिमेंट है जो मेरा वो एलिमेंट स्टेग्नेशन में है, वो मेरे को उस एलिमेंट को अच्छा करना होगा, बैलेंस करना होगा। कौन सा वो एलिमेंट है? वो वाटर एलिमेंट है। यदि मैं वाटर को ज़्यादा बेकार करती हूँ, वेस्टेज करती हूँ, उसकी इज्जत नहीं करती हूँ, उसको समझ के नहीं खर्च करती हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में से सारा अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया, उसको मैंने बहा दिया। तो आप सभी को देखना होगा कि रेमेडी तौर पर भी आपको अपने वाटर एलिमेंट को अच्छा करना है, तो वेस्टेज ऑफ वाटर कम से कम करें। जब वाटर की बात की गई स्पेशली, तो वाटर क्या है? हम सातों चक्रों की बात कर रहे हैं, रेकी के माध्यम से, सत्तामृत स्तोत्र के माध्यम से, हीलिंग क्लासों के माध्यम से हम चक्रों को समझते हैं। तो यह समझने की बात है कि वाटर हमारे कौन से चक्र को इंडिकेट करता है। हमारे स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र मतलब स्वयं के रहने का स्थान, और हमारी जितनी भी भौतिक संसार की जरूरतें हैं, आकर्षण हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छाएं हो, या एक दूसरे को जानने और समझने की हो, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सोलर चक्र और सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये वो दो चक्र हैं जहां हम स्वयं होते हैं, और हमारी फैमिली लाइफ के लिए, हमारे गृहस्थ जीवन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चक्र माने जाते हैं। जैसे जनरल कहा भी जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, क्योंकि जो भी हम भोजन लिक्विड डाइट के रूप में लेते हैं वो हमारे सोलर और सैक्रल चक्र में जाकर स्थित हो जाता है, और उसी से हमारी सारी क्रियाएं जनरेट होती हैं, उसी से हमारे भाव बनते हैं, उसी से हमारे भाव बनते और बिगड़ते हैं। अक्सर हम पवित्र नदियों के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं, वो गंगा हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो। आपने देखा कि हमारे आचार्य मनीषियों ने, भगवंतों ने ऐसा क्यों कहा गया? क्या किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर क्या हमारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं? क्या हमारे पाप धुल सकते हैं? क्या हमें कुछ नया प्राप्ति हो सकती है? नहीं। वो बड़े विद्वान व्यक्ति रहे, वो बहुत ज्ञानवान रहे, लेकिन मॉडर्न साइंस के प्रभाव में आकर और हमने अपनी जड़ों को भूल गए, इसलिए हम उन साइंस को भूल गए, और इसलिए हमें स्नान करना ही नदियों के किनारे एक एक्टिविटी समझ लिया। जब भी हम पवित्र नदियों के किनारे जाते हैं तो वहाँ जो ढेर सारा पानी बह रहा होता है, उसके प्रभाव में आकर हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र जब एक्टिवेट होता है तो हमें परिवार से जुड़ने की हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी भावनाएं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति और बढ़ जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि पूर्णमासी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों के किनारे स्नान करना चाहिए। क्यों? जिससे हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो। तो ये बहुत गहरा साइंस है। तो पानी का संबंध स्वादिष्टान चक्र से है। स्वादिष्टान चक्र हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हमारा मन, जैसे कल भी हमने बात करी थी,
नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ वेस्ट भी चंद्रमा को ही इंडिकेट करता है। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ साइंस है, तो पूरे दूसरे एक दूसरे से जुड़ा हुआ विज्ञान है। गलती हम कहाँ कर बैठे, हम विज्ञान को तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम विज्ञान को तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो साइंस आज कह रहा है वो आज कुछ और कहता है, कल को उसी का तोड़ देता है और उसी का नया रूप दे देता है। लेकिन एक अध्यात्म ऐसा है संसार में जो युगों पहले भी, सदियों पहले भी एक ही बात कहता था, जो 1,00,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, जो 5,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिद्धांत लिखे, जो वास्तु के सिद्धांत लिखे, जो ज्योतिष के सिद्धांत लिखे, जो मंत्र हीलिंग के सिद्धांत लिखे, वो सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण, उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 5,000, 10,000, 15,000 साल पहले थे, और उतने ही आज काम करेंगे, और आने वाले 10-50,000 साल तक भी वो ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। जरूरत है हमें अपने आप को जानने की, अपने अध्यात्म को जानने की, और अपने इन ग्रंथों में जो हजारों साल पहले हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने जो लिख के दिया, उनकी वाणी में जो खिला, हमें उसको जानना है, समझना है, तभी हमारा आज और आने वाला कल सुखी, सुरक्षित और सुखी में हो पाएगा। स्टार्ट। जी बिल्कुल। जाने से पहले प्रिया जी आपसे एक छोटा सा टिप कि कैसे इस डायरेक्शन को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टिप है इस डायरेक्शन के लिए। भागते हुए 2 घोड़े सफ़ेद रंग के, वो जो चित्र है वो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। कहीं पर भी आपकी लाइफ में अट्रैक्शन नहीं है, किसी भी तरह का वो अट्रैक्शन हो सकता है, जैसे आपको बताया फैमिली से अट्रैक्शन भी, और अपनी लाइफ में आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आपको देखकर कोई अट्रैक्ट नहीं होता है, आपका प्रभाव कहीं पर नहीं आता है, तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, अपनी फैक्ट्री के नॉर्थ वेस्ट में, अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में, और इवन टेबल पर भी, मैं ऐसे मैंने वास्तु की विजिट्स देखी जहाँ पर इंसान बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो उसका बॉस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, उसके काम को प्रेस तो कर रहा है लेकिन अट्रैक्शन नहीं है, वो उसको कभी कुछ ना कुछ, थोड़ा कुछ ना कुछ कह ही देता है। तो अपने घर, अपने टेबल के नॉर्थ वेस्ट में उनकी मैंने एक छोटी सी पिक्चर भी लगाई, 2 भागते हुए घोड़ों की, सफ़ेद रंग के घोड़ों की। उनकी लाइफ में जो अट्रैक्शन क्रिएट हुआ वो ज़बरदस्त था। तो आप सब भी, यदि आपकी लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप एक छोटी सी रेमेडी है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। आपको अपने घर का वास्तु ठीक कराना है, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं आप डॉक्टर प्रिया जी को और डॉक्टर प्रदीप जी को, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो यहाँ पर आके हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देते हैं और लगातार उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे इस मंच के माध्यम से हो। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।